साथियों नमस्कार। मेरठ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकसभा चुनाव का संकल्प कर दिया गया है। इस रैली में प्रधानमंत्री के द्वारा 45 मिनट का एक भाषण दिया गया। साथियों, यदि इस भाषण को गौर से सुना जाए, समझा जाए, तो इस भाषण में कई तरह के संकेत मिलते हैं। सबसे बड़ा संकेत मिलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के जो चरण चलेंगे उनमें देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री की जो सभाएं होंगी, जो रैली होंगी, उनमें प्रधानमंत्री अपने भाषणों में किस तरह जनता के बीच अपना संदेश छोड़ेंगे, किस तरह अपने द्वारा किए गए कार्य को जनता के सामने पेश करेंगे और सबसे बड़ी बात, इन चुनावी भाषणों में या रैलियों के माध्यम से विपक्ष की घेराबंदी किस तरह करेंगे। साथियों, यदि प्रधानमंत्री के इस भाषण का हम की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 45 मिनट के इस भाषण में 3 तरह की बातें की गई है या उनके भाषण को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग सामान्य वर्ग है। इस वर्ग में प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग स्थानों पर जो बातें कहेंगी, वहां पर वहां की विशेषताएं, वहां की भौगोलिक संरचना, वहां की संस्कृति, वहां के रहन सहन, वहां की जो विशेषता है, उनके अनुसार प्रधानमंत्री का यह प्रथम वर्ग, जिसे हम सामान्य वर्ग के नाम से संबोधित कर रहे हैं, उसमें बदलाव हो सकते हैं। वहां पर स्थानीय लोगों से कनेक्ट होने के लिए प्रधानमंत्री अपने भाषण में बदलाव कर सकते हैं। जैसे मेरठ के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा जब भाषण की शुरुआत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांतिकारियों की धरती है। यहां उन्होंने मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल का नाम लेकर के इस क्षेत्र की जो एक सूरवीरता है उसको छूने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने यहां पर मंच से चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर जो बात कही, उसके माध्यम से उन्होंने यहां के किसानों और विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह की जाति यानी कि जाट समुदाय को भी छूने का प्रयास किया। जब उन्होंने कहा कि बीती सरकारों ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया और उनकी सरकार ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हुए उन्हें भारत रत्न दिया है, इसका मतलब है कि जहां वह अपने सरकार के द्वारा यह बताने की कोशिश कर गए कि उन्होंने इस क्षेत्र और समाज के सम्मान को समझा, उन्हें सम्मान दिया, वहीं बीती सरकारों ने चौधरी चरण सिंह के सम्मान का इस लायक नहीं समझा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बड़ी सफाई से इस बात को भी कहा कि जिस समय चौधरी चरण सिंह के को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी संसद भवन में, तब जब जयंत चौधरी जब बोलने के लिए उठे तो किस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका अपमान किया। यानी कि जयंत चौधरी के साथ जो व्यवहार विपक्षी दलों ने संसद भवन में किया, उसके माध्यम से उन्होंने क्षेत्र के सम्मान से जोड़ते हुए लोगों का जो एक आत्मसम्मान है उसको भी छूने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त इस सेगमेंट में प्रधानमंत्री के द्वारा मेरठ की जनता से अपना रिश्ता बताया गया। यानी कि जैसे कि प्रधानमंत्री हर चुनाव में या हर शहर में एक वहां की जनता से एक कनेक्शन बना लेते हैं, वो उन्होंने मेरठ में भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जब देखा कि जनता के अंदर उनके भाषण को लेकर एक रुचि, एक उत्सुकता बढ़ती जा रही है, तभी उन्होंने जनता की, यहां बैठे श्रोताओं की उत्सुकता को कई गुना बढ़ाते हुए एक बात कही कि उनके 10 साल के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वह तो अभी केवल ट्रेलर है, असली फिल्म आना अभी बाकी है। ऐसा कहकर जनता की उत्सुकताओं को उन्होंने बहुत तेजी से ऊपर तक बढ़ा दिया और जनता के मन में एक सवाल छोड़ दिया कि आखिर ऐसे क्या काम अगले आने वाली सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद को गरीब का बेटा कहकर भीड़ में उपस्थित मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों से खुद को जोड़ने का एक अनोखे तरीके का प्रयास किया
और उनका यह प्रयास जब जनता के द्वारा नारे लगाए गए या मोदी मोदी की जयकारे बोले गए तो लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक इमोशनल कार्ड सही निशाने पे लगा है। साथियों, मेरठ चूंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भाषण में मंच से किसानों की बात और विशेष रूप से गन्ना किसानों की बात कहने से चूक जाते। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि किस तरह से पूर्व की कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकारों ने इस क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय किया, उनकी अनदेखी की, कैसे उन सरकारों ने गन्ना मिलों को बंद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकारों ने, भाजपा की सरकार ने, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने प्रयास करके गन्ना मिलों को चालू करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने यहां के किसानों को एक उम्मीद जगाई। उन्होंने बताया कि सिर्फ गन्ना से चीनी बनाकर ही यहां के किसानों की दशा को सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है या प्रयास नहीं है। उनकी सरकार गन्ने से ऊर्जा उत्पादन करके अर्थात इथेनॉल उत्पादन करके किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास कर रही है और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सस्ती दरों पर यूरिया मुहैया होना, साथ ही किसानों के उत्पादनों के लिए जो भंडारण की समस्या थी उसकी भी बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार लगभग पूरे देश में 2 लाख भंडारण केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। चूंकि प्रधानमंत्री की सभा मेरठ में हो रही थी तो ऐसा नहीं हो सकता था कि प्रधानमंत्री मेरठ के विकास के लिए प्रदेश और केंद्र सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों का बखान न करें। उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह देश की पहली नमो रेल कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के लिए शुरू किया गया है, मेरठ में मेट्रो के लिए काम किया गया है, मेरठ से होकर गुजरने वाले 3 बड़े एक्सप्रेसवे की उन्होंने बात की और इसके साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरठ को फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने की बात चल रही है। तो साथियों, ये थे प्रधानमंत्री के सामान्य वर्ग में कही गई बातें। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इस वर्ग में जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग स्थानों पर भाषण देंगे उसमें वहां की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं और पहचान के आधार पर प्रधानमंत्री के भाषण में बदलाव आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ भाषण के दौरान जो हमने दूसरा वर्ग अपनी समीक्षा के दौरान रखा है वह है विशेष वर्ग। साथ ही विशेष वर्ग के अंदर प्रधानमंत्री के भाषणों में जो देखने को मिलेगा वह है उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्य। ये कार्य जो उनकी सरकार की पहचान है, ये कार्य जो जनता के अंदर एक मैसेज देते हैं कि मोदी सरकार ने अभी तक क्या कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धि क्या है। इनमें देश के किसी भी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करें, इस विशेष वर्ग में कही गई बातों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। इस वर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की बात कही। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से एक लंबे टाइम से लंबित ये विवाद था राम मंदिर को लेकर के जो चला रहा था उसको कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से 3 तलाक का अंत करके उनकी सरकार ने मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके जीवन के नर्क में होने से बचाया है, उनके जीवन से नर्क को दूर किया है। ऐसा बोल करके उन्होंने जो मुस्लिम समाज है उसकी आधी आबादी को साधने का प्रयास किया और यह प्रयास मोदी सर के हर भाषण में हमको सुनने और देखने को मिलता रहेगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो समाप्त की गई है उसको बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह धारा 370 एक पूरी व्यवस्था और पूरे देश के सामने चुनौती थी। लोग इसको लेकर के भयभीत होते थे, कहते थे ये कैसे समाप्त होगा, लेकिन वो समाप्त भी हुआ और तेजी से जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर चल रहा है। और सैनिकों के लिए किए गए 1 रैंक 1 पेंशन के कार्य को भी लोगों के सामने रखने से नहीं भूले। यहां उन्होंने ऐसा करके जो सैनिक वर्ग है उसको साधने का प्रयास किया। हालांकि कमोबेश यह बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में हमें देखने को मिलती रहेगी। जिस तरह से मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण, महिला समृद्धि
और महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने की बात कही। यह बात भी प्रधानमंत्री आने वाले जो चुनावी रैलियां होंगी उनमें रखते रहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने भाषण में जो बात कही उसका तीसरा वर्ग हम मानते हैं अति विशेष वर्ग। यह अति विशेष वर्ग यह है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल विपक्ष को एक संदेश देते हैं बल्कि जनता को विपक्ष के द्वारा जो घोटाले, जो बातें कही गई, जो विपक्ष पे आरोप लगे घोटाले के, धोखाधड़ी के, उनकी भी कलई खोलते हैं। इस वर्ग में जैसा मेरठ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने गरीब जनता और सरकार के बीच जो बिचौलिए थे उनकी भूमिका को समाप्त किया है। साथियों, इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला और यह बात अकाट सत्य है कि प्रधानमंत्री के द्वारा विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर आगामी समय में होने वाली हर चुनावी रैली में जबरदस्त तरीके से हमला बोला जाएगा। इसके संकेत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ की रैली में दे दिए गए। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि कुछ लोग उनके द्वारा की गई कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं तो उनका सीधा सीधा संकेत, सीधा सीधा इशारा विपक्ष की तरफ और विशेषकर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की तरफ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भ्रष्टाचार पर जनता के हृदय में छुपे गुस्से को बड़ी साफ गोई के साथ अपने फेवर में करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और वह इसको तेजी से भविष्य में भी करता रहेगा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी से जोड़ दिया। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बिल्कुल नहीं भूले कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो जनता उनकी बातों को सुन रही है उसको पूरी तरह बांधे रखा जाए। उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार भारत है, वह अपने परिवार के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। कई बड़े नेताओं का बिना नाम लिए कहा कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई रियायत नहीं मिल रही है। यानी कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप में नेताओं को जेल में डाला गया है उनके ऊपर की गई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए तर्कसंगत और न्याय संगत ठहराने का भी प्रयास किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि यह मोदी का एक्शन है, यह रुकने वाला नहीं है, चाहे भ्रष्टाचारी कितना बड़ा हो, कार्रवाई होगी, देश की संपत्ति हड़पी है तो उसको लौटाना पड़ेगा। तो ऐसा कह के जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को एक संकेत देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि मोदी की सरकार पारदर्शी तरीके से चल रही है, वहीं वह विपक्षियों को सीधा सीधा संकेत देते और बताते हैं कि यदि उनकी सरकार आती है तो भविष्य में भी वह इस तरह की कार्रवाई को आगे जारी रखेंगे। यानी कि एक तरह से विरोधियों के लिए एक चिंता करने वाली बात उन्होंने मंच से कही है। और यह बात या ये दावे प्रधानमंत्री की आने वाली जो सभाएं हैं उनमें भी तेज होंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री के जो विपक्ष पे हमले हैं उनमें तेजी देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कच्चा द्वीप का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि यह द्वीप जो देश के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, उसको इंदिरा गांधी सरकार ने, कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को समझौते के आधार पर सौंप दिया। ऐसा करके साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक तीर से कई निशाने साधे गए। जहां उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कच्चा द्वीप के आड़ में देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, वहीं इस मुद्दे को उछालकर उन्होंने तमिल में भी एक कार्ड खेल दिया कि कच्चा जो द्वीप है वह तमिलनाडु के रामेश्वरम से 14 समुद्री मील की दूरी पर श्रीलंका और भारत के बीच में इस समुद्र में स्थित है। पहले ये द्वीप मदुरई के राजा के पास था, फिर बाद में ब्रिटिश शासन में भी यह भारत के पास रहा। आजादी के बाद इस जो समुद्री सीमाएं तय होने को लेकर के इसको श्रीलंका और भारत के द्वारा इस पर दावे किए गए। बाद में कांग्रेस सरकार ने इसको श्रीलंका को सौंप दिया। तो
कच्चा द्वीप को लेकर के अब जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर के कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और इसके आधार पर कांग्रेस से एकता और अखंडता का समझौता करने का आरोप लगाया है, साथ ही इस मुद्दे को वह इसलिए भी अपनी हर सभा में उठाते हुए दिख सकते हैं। यह मुद्दा तमिलनाडु के लोगों के साथ भावनात्मक और आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। साथियों, पहले क्या था कि तमिलनाडु के मछुआरे इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के लिए जा सकते थे, लेकिन समझौते के बाद यहां पर तमिलनाडु के मछुआरे या भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने, मछली शिकार करने पर रोक लगा दी गई। केवल यहां पर भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि भारतीय मछुआरे जब इसके आसपास गए तो श्रीलंका की नेवी ने पकड़ लिया और इसको लेकर के तमिल के अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव है। तमिलनाडु की करुणानिधि और जयललिता सरकार ने कई बार इस कच्चा द्वीप मुद्दे को लेकर के विरोध जताया है, सुप्रीम कोर्ट तक इस समझौते के खिलाफ अपील दायर की गई है। तो कह सकते हैं कि कच्चा द्वीप के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ एक नया हथियार लगा है, जिसके आधार पर वह कांग्रेस के सहयोगी दलों और इंडी गठबंधन को घेरते हुए आगामी जो लोकसभा चुनाव की सभाएं होंगी उनमें घेरते हुए दिखाई देंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।